अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की पोएम यूलिसेस को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम अपनी पोएम के टाइटल पे बात करेंगे। सो टाइटल है जी यूलिसेस, और ये एक बहुत सिग्निफिकेंट और सिंबॉलिक कैरेक्टर आपके सामने टाइटल आ जाता है। सबसे पहले टाइटल सिग्निफिकेंस में हम देखेंगे कि ये क्लासिकल रेफरेंस है। ये टाइटल जो यूलिसेस ने यूज़ किया है, इसका लैटिन नेम जो है वो ओडेसियस है, और ये होमर की एपिक का हीरो भी है जिसका नाम था ओडेसी, एपिक का नाम था। और ये मैंने अपने चैनल पे अपलोड भी किया, वहाँ से इसको देख भी सकते हैं। सो इसने ये जो रोमन नेम यूज़ किया है, इसको यूज़ करके टेनिसन ने अपनी पोएम को क्लासिकल जो ट्रेडिशन थी इससे कनेक्ट कर दिया, और इसके साथ साथ इसे एक यूनिवर्सल पोएम भी बनाया इसके इसके टाइटल ने, और इसे एक टाइमलेस क्वालिटी दे दी, क्योंकि ये फिर उस रोमन टाइम पीरियड के लिए ही सिर्फ नहीं हो गई, बल्कि एक यूनिवर्सल जो आइडिया है वो हमें प्रोवाइड कर रही है। दूसरा जी, इसमें टाइटल में देखें तो एक सिंबल हमें नज़र आती है ह्यूमन क्वेस्ट की। यूलिसेस रिप्रेजेंट करता है इटर्नल ह्यूमन स्पिरिट ऑफ एडवेंचर को, यानी कि सारे जो ह्यूमंस हैं उनमें एक स्पिरिट है एडवेंचर का, नॉलेज का और एक्सप्लोरेशन का, उसको ये टाइटल दिखाता है। और टाइटल सजेस्ट करता है एक ऐसे कैरेक्टर को जो कि कभी भी रेस्ट नहीं करना चाहता, किसी भी किस्म की बाउंड्रीज को नहीं वो जानता, और सिंबल है अनएंडिंग डिज़ायर्स की इंसानों में, जो कि उनको अननोन वर्ल्ड के बियॉन्ड ले जाती हैं। फिर नेक्स्ट अगर हम इसमें देखें पर्सनल रिफ्लेक्शन ऑफ टेनिसन का, इसमें हमें नज़र आता है कि टेनिसन ने अपनी पोएम जो लिखी है कि यूलिसेस, इसके फ्रेंड की डेथ हो गई थी आर्थर हेलम की, उसके बाद इसने लिखी है। और ये जो टाइटल यूलिसेस है ये टेनिसन की अपनी स्ट्रगल को दिखाता है, क्योंकि टेनिसन भी अपनी लाइफ में जो है आगे बढ़ना चाहता था, बजाय इसके कि वो लॉस और सफरिंग को जो है फेस करे और वहाँ पर ही रुक जाए। तो हम यहाँ पर टाइटल से देखें तो ये टाइटल एक कन्फ्लिक्ट को भी दिखाता है ड्यूटी और डिज़ायर के बिटवीन। टेनिसन एक ऐसे हीरो को इंट्रोड्यूस करवाता है जिस पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। एज अ किंग उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके साथ साथ उसमें एक डिज़ायर है कि वो अपने एडवेंचर्स भी करे, और ये एक यूनिवर्सल टेंशन को दिखाता है जो कि सारे लोगों में होती है। एक तरफ उनके वर्ल्डली ऑब्लिगेशंस होते हैं, और दूसरी तरफ हम देखें तो उनकी एक इनर इंस्पायरेशंस होती हैं। अच्छा जी, उसके बाद अगर हम देखें तो ये जो हम पोएम पढ़े हैं इसमें हमें कुछ विक्टोरियन स्पिरिट नज़र आ रहे हैं। कुछ हम देखें तो विक्टोरियन इरा की क्वालिटीज़ हमें इसमें नज़र आ रही हैं, जो कि प्रोग्रेस, डिस्कवरी और परसिवेरेंस जो है ये वहाँ की सेंट्रल वैल्यूज़ थी उस टाइम की, जो हमें इस पोएम में नज़र आती हैं। तो ये जो टाइटल इसने यूज़ किया है ये परफेक्टली जो है दिखाता है उस एज के लोगों की स्पिरिट को, और उनकी स्पिरिट में अगर हम देखें तो एक डिटर्मिनेशन था, किस चीज़ को लेके, स्ट्राइव को लेके, कोशिश को लेके, तलाश को लेके, और वो कभी भी जो है किसी भी प्रॉब्लम के आगे झुकने वाले नहीं थे। अब देखिए जो टाइटल यूलिसीज़ है ये सिग्निफिकेंट है और एक रेस्टलेस ह्यूमन सोल को दिखाता है जो कभी भी गिव अप नहीं करती है, बल्कि हम इस टाइटल को मज़ीद ध्यान से देखें तो ये रिफ्लेक्ट करता है हीरोइक पास्ट को माइथोलॉजी में, और इसके साथ साथ मॉडर्न जो ह्यूमन डिज़ायर्स हैं पर्पस और प्रोग्रेस के लिए, उसको भी दिखाता है। अच्छा जी, अगर हम अपने पोइट की अब बायोग्राफी की बात करें तो ये लॉन्गेस्ट सर्विंग पोइट लॉरेट है। टेनिसन जो है ये 42 ईयर्स जो हैं पोइट लॉरेट रहे हैं, और ये लॉन्गेस्ट हम टेन्योर कह सकते हैं ब्रिटिश हिस्ट्री में रहा। उसके बाद अगर हम बात करें तो इनके जो दोस्त हैं आर्थर हेलम, वो ये उनसे बहुत क्लोज थे। उनकी डेथ से इंस्पायर होके इन्होंने बहुत सी पोएम्स लिखी हैं, और जिनमें मेमोरियम और यूलिसीज़ है। हेलम का जो हेलम की जो डेथ थी वो इनको बहुत इन्फ्लुएंस की, और यही चीज़ें जो हैं डेथ के बाद ग्रीफ जो था इनका, वो अगर हम देखें तो फिर इमॉर्टैलिटी का थीम है या फेथ का है, ये इनकी पोएम्स में प्रिवेलेंट नज़र आता है। अर्ली पोएट एट कैम्ब्रिज की बात करें तो जब इन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे तो टेनिसन जो हैं इन्होंने प्रेस्टिजियस काउंसलर गोल्ड मेडल वॉन किया था। इनकी अपनी एक पोएम थी टिम्बकटू, उसकी वजह से, और इस तरह से उन्होंने अपना टैलेंट जो है उसको प्रूव किया अपनी यंग एज में। अच्छा जी, शुरू शुरू में क्या हुआ कि जब इन्होंने काम लिखा तो क्रिटिक्स ने इनके काम को बहुत ज़्यादा इमोशनल और ड्रीमी बताया कि ये है, लेकिन आयरॉनिक है ये बात कि कुछ टाइम बाद यही पोएम जो हैं ये मोस्ट फेमस हो गई, और हम कह सकते हैं कि इन पोएम ने इसे मोस्ट लव्ड पोएट ऑफ द विक्टोरियन एज बना दिया।
अच्छा जी, इनकी कुछ लाइन्स हैं, ये आपके सामने मैंने मेंशन कर दी हैं। इन अगर हम लाइन्स या फ्रेजेज़ को देखें तो ये एवरीडे इंग्लिश में भी यूज़ की जा रही हैं। तो उसके बाद क्वीन विक्टोरिया की ये फ़ेवरेट पोएट्री हैं। अपने हस्बैंड प्रिंस एल्बर्ट की डेथ के बाद वो चूँकि बहुत परेशान थी, तो हम कह सकते हैं कि एक रेस्ट के लिए या एक हम कह सकते हैं कंसोलेशन के लिए, एक पीस के लिए वो इनको बुला लिया करती थी और ये अपनी नज़्में सुनाते थे और इससे ये कंफर्ट फ़ील करती थी क्वीन विक्टोरिया टेनिसन की पोएम्स को सुन के। नेचर एंड साइंस इंस्पायर्ड हिम। टेनिसन की जो पोएट्री है उसमें हम देखें तो ना सिर्फ नेचर बल्कि साइंटिफिक आइडियाज़ भी आपको नज़र आएँगे और एक स्ट्रगल नज़र आएगी फेथ और रीज़न में। इनकी जो पोएम्स हैं जैसे मेमोरियम है उसमें क्यूरोसिटी दिखाई गई है एवोल्यूशन के कॉन्सेप्ट के अबाउट एंड द मिस्ट्रीज़ ऑफ यूनिवर्स। तो साइंटिफिक और साथ-साथ हम देखते हैं इन्होंने स्पिरिचुअल आइडियाज़ को एक जो है एक ब्लेंडिंग उसकी दिखाई है अपने पोएम्स में। अ पोएट ऑफ मेलानकी ब्यूटी, यहाँ पर अगर हम बात करें तो ना सिर्फ ये जो है उदासी को अपनी नज़्मों में दिखाते हैं बल्कि उसके साथ-साथ म्यूज़िकल खूबसूरती, म्यूज़िकल ब्यूटी का भी एक ब्लेंड होता है। और इसके बाद हम देखें तो ये जो हैं ये तन्हा भी रहे हैं और उसकी जो रीज़न टेनिसन को जो नेचर है और जो पीस है इससे बहुत ज़्यादा लव था और इनकी जो ज़्यादातर हम देखें ज़िंदगी है वो आयल था एक वेट में, हम कह सकते हैं कि इनकी ज़्यादातर ज़िंदगी जो है इन्होंने फ्रिंगफोल्ड हाउस ऑन द आयल ऑफ वेट वहाँ पर गुजारी, जहाँ पर इन्होंने बहुत से मास्टरपीस लिखे जहाँ पर ये पीस या गार्डन जो थे उनमें वॉक भी करते थे। तो वहाँ पर ये अकेले रहते थे और वहाँ से इन्होंने नेचर से और पीस से जो है इंस्पायरेशन भी ली है, उसको एंजॉय भी किया है और बहुत से अपने मास्टरपीसेस जो हैं वहाँ पर इन्होंने लिखे हैं। बरीड अमंग द ग्रेट्स, टेनिसन की जब डेथ होती है 1892 में तो इन्हें पोइट्स कॉर्नर जो वेस्टमिंस्टर एबे में है वहाँ पर लिटरेरी जाइंट्स जो हैं जिस तरह जॉफरी चौसर थे, चार्ल्स डिकन्स, उनके साथ दफन किया गया। और ये बहुत ही हम कह सकते हैं कि ऑनरेबल पोइट्स रहे हैं इंग्लिश में। हु वाज प्रिंस एल्बर्ट का ऊपर जिक्र आया था, मैंने आपको थोड़ा सा बस बता दिया था कि क्वीन विक्टोरिया के हस्बैंड थे, उनकी डेथ हो गई थी और क्वीन विक्टोरिया उन्हें बुलाती थी। ये टेनिसन को इनकी पोएम्स को सुन के वो खुद को हम कह सकते हैं सुकून फील करती थी खुद में या अपने दुख को कम करती थी। जो प्रिंस एल्बर्ट जो है हस्बैंड हैं इनके और ये जर्मनी से थे और इन्होंने सपोर्ट किया एजुकेशन, साइंस, आर्ट और सोशल रिफॉर्म को। मॉडर्न थिंकर थे और इन्होंने हेल्प किया था ऑर्गेनाइज करने में जो ग्रेट एग्जीबिशन 1851 में लंदन में लगी थी और इनकी डेथ हुई थी 42 ईयर्स में, ठीक है। At only 42 years old, left Queen Victoria heartbroken. She mourned him for the rest of his life. तो अपनी सारी ज़िंदगी वो रोती रही कि ये इतनी जो है कम हम कह सकते हैं टाइम पीरियड उनके साथ स्पेंड करके फिर जो थे इस दुनिया से चले गए। इनकी डेथ के बाद जो पोइट्स हैं जैसे अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन है वो कंफर्ट करते थे क्वीन को अपनी राइटिंग्स के थ्रू। पोएट लॉरिएट का ऊपर ज़िक्र किया था, ये कौन होते हैं? ये नेशनल पोएट होते हैं, ऑफ़िशियली इनको गवर्नमेंट अपॉइंट करती है और मोनार्क उस टाइम पे अपॉइंट करते हैं। इनका रोल क्या होता है? ये पोएम्स लिखते हैं इम्पोर्टेंट इवेंट्स के लिए सच एज़ कोरोनेशंस, रॉयल वेडिंग और वॉर्स। ये अभी हम नीचे देखेंगे। इन इंग्लैंड दिस टाइटल इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट ऑनर, ये बहुत बड़ा टाइटल था इंग्लैंड में और है बल्कि अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन जो हैं वो पोएट लॉरिएट बने थे 1850 में विलियम वर्ड्सवर्थ की डेथ के बाद। और उनको ये पोजीशन 42 इयर्स जो थी, हम कह रहे हैं कि उन्होंने हमने ऊपर पढ़ा है अभी उन्होंने कि लॉन्गेस्ट जो टेन्योर है ये दिखाया जा रहा है कि इतने लंबे अरसे तक ये जो है इस पोजीशन को इन्होंने बरकरार रखा और अपने आप को लॉन्गेस्ट सर्विंग पोएट लॉरेट बनाया ब्रिटिश हिस्ट्री का। उसके बाद कॉरोनेशन में क्या किया जाता है, एक सेरेमनी होती है जिसमें किंग और क्वीन जो होती हैं इन्हें ऑफिशियली क्राउन किया जाता है और इनको फॉर्मली डिक्लेयर किया जाता है कि ये इस कंट्री के रूलर हैं। ये रॉयलिस्ट का हम कह सकते हैं कि इवेंट होता है जिसमें प्रेयर्स की जाती हैं, म्यूज़िक बजाया जाता है और ये रिप्रेजेंट करते हैं मोनार्क की अथॉरिटी को और उनकी ड्यूटी को कि वो नेशन को सर्व करें। अब इस सेरेमनी के दौरान मोनार्क जो होते हैं वो क्राउन रिसीव करते हैं और इसके साथ-साथ ये है कि दूसरी जो रॉयल सिंबल्स होती हैं सेरेमनी की वो भी हम इसमें देखते हैं। यूजुअली जो आर्च बिशप होता है कैंटरबरी का इंग्लैंड इंग्लैंड में वो ये सारी जो सेरेमनीज़ हैं उनको
परफॉर्म करता है मोनार्क्स के लिए, किंग्स के लिए या क्वींस के लिए। क्वीन विक्टोरिया की जो कॉरोनेशन थी, इसको हम देखें 1838 में वेस्टमिंस्टर एबी में हुई, जब ये यूनाइटेड किंगडम की क्वीन बनी। बाद में पोएट्री रेट देखे, जैसे टेनिसन था, इन्होंने वर एक्सपेक्टेड टू राइट पोएम टू सेलिब्रेट सच रॉयल ओकेजन। उन्होंने बाद में क्या किया कि पोएम्स भी लिखी हैं जिसमें उन्होंने जो है डिस्कस किया इस किस्म के ओकेजन्स को, इस किस्म के मौक़ों को। अच्छा जी, उसके बाद हम आगे देखें जो असल हमारा पॉइंट है, तो वो बैकग्राउंड है यूलिसीज की। बैकग्राउंड ये है कि टेनिसन ने यूलिसीज 1833 में लिखी, जब इनके दोस्त जो हैं हेलम, उनकी डेथ हो गई थी, और उनकी डेथ जो है वो सडनली हुई थी जब वो 22 ईयर्स के थे। और टेनिसन इससे बहुत ज़्यादा डिप्रेस थे, और बहुत ज़्यादा पर्पज़ हम कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेस थे और पर्पसलेसनेस उन्हें लाइफ में फील हुई थी। और राइटिंग यूलिसीज बिकम हिज वे टू एक्सप्रेस करेज होप आफ्टर सोरो। तो ये नज़म लिख के उन्होंने जो है एक्सप्रेस किया है करेज और होप को आफ्टर सोरो, यानी कि दुख के बाद उन्होंने दिखाया है कि जो हमें फिर भी एक होप ज़रूर होनी चाहिए, और करेज के साथ जो है हमें इस तरह के टाइम को फेस करना चाहिए। सेकंड हम देखें इसमें बैकग्राउंड में पॉइंट क्या आता है, इंस्पायर्ड बाय द ग्रीक हीरो ओडिशियस। द पोएम इज़ बेस्ड ऑन द लेजेंडरी ग्रीक हीरो ओडिसियस। हम जानते हैं कि ये नज़म जो है ग्रीक हीरो ओडिसियस से मुतासिर होकर लिखी गई है, और जिसे यूलिसिस कहते हैं लैटिन में। और होमर की जो हमने एपिक पढ़ी थी उसमें इसे ओडेसी नाम के तौर पर यूज़ किया गया। तो अब इसमें क्या है जी, आफ्टर रिटर्निंग होम फ्रॉम द ट्रोजन वार, आप जानते हैं ट्रोजन वॉर ये जो है एज अ वारियर इन्होंने फाइट की, और वहाँ से ये रिटर्न हुए हैं। जब ये वापस आए हैं तो ये पोएम उस वक्त को दिखाती है। यूलिसिस फाइंड हिज लाइफ डल एंड लॉन्ग्स टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड अगेन। यूलिसिस क्योंकि जंगजू है, और वो अब देख रहा है कि ये सारी उसकी एक्टिविटीज़ थोड़ी देर के लिए रुक गई हैं, और वो फिर से एक्सपेंडिचर्स पर एडवेंचर्स पर जाना चाहता है, और फिर से वो एक्सपीडिशंस करना चाहता है। सो सिंबलाइजिंग द रेस्टलेस ह्यूमन स्पिरिट दैट ऑलवेज सीक न्यू चैलेंजेस। तो यहाँ पर जो हमारा हीरो है वो एक ऐसी स्पिरिट को रिप्रेजेंट करता है जो हमेशा बेचैन रहती है कुछ ना कुछ करने के लिए। रिफ्लेक्शन ऑफ टेनिसन ओन फीलिंग्स। Tennyson identifies with Ulysses like the hero. He felt the need to move forward despite pain, to find meaning in life after loss. तो जो ये हीरो उसने दिखाया है टेनिसन ने, असल में ये वो खुद है। और ये यहाँ से हम देखते हैं कि वो ये बताना चाहता है कि हमें जितनी भी पेन हो इसमें आगे बढ़ जाना चाहिए, और ज़िंदगी में कोई ना कोई मन तलाश करने चाहिए। जब भी कोई लॉस हो उसके बाद हमें फिर से कुछ ना कुछ करने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो ये नज़म उनकी अपनी डिज़ायर को शो करवाती है कि वो अभी भी कुछ सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, और जो है ज़िंदगी को फुली इंजॉय करना चाहते हैं, और एक स्पिरिचुअल रिकवरी को दिखाती है डिटर्मिनेशन के थ्रू। अच्छा जी, विक्टोरियन एज के हवाले से इसका कॉन्टेक्स्ट देखें तो ये नज़म जो है विक्टोरियन इरा में लिखी गई, तब प्रोग्रेस की एज है, डिस्कवरी और एक्सप्लोरेशन की एज है, और द स्पिरिट ऑफ नेवर गिविंग अप एंड सीकिंग न्यू नॉलेज मैच द विक्टोरियन आइडियाज ऑफ परसिवरेंस, फेथ एंड एडवेंचर। तो इसमें जो हीरो है हमें दिखाया जा रहा है कि वो कभी हिम्मत नहीं हारा, बल्कि नया नॉलेज और नई चीज़ें जो हैं उनको बड़े हौसले और इस्तकामत के साथ और यकीन के साथ जो है जारी रखना चाहता है। और चूँकि विक्टोरियन एज एक प्रोग्रेस का टाइम पीरियड था, डिस्कवरी का था, एक्सप्लोरेशन का था, तो ये क्वालिटीज़ हम इस के हीरो में देखते हैं। यूलिसीज जो है ये ड्रामेटिक मोनोलॉग है, और मीनिंग द पोएम इज स्पोकन बाय वन कैरेक्टर। इससे मुराद ये है एक किरदार इसमें बोलता है। यूलिसीज खुद ही अपने थाट्स, अपने इमोशन जो हैं रीडर्स को बताता है, और इसकी स्पीच से हम देखते हैं वी सी हिज पैशन फॉर लाइफ, कि उसका ज़िंदगी के बारे में कैसा पैशन है, डिससेटिस्फेक्शन विद इनएक्शन, कि वो गैर मुतमईन नहीं हमें नज़र आता, और मुतमईन नहीं होता जब वो इनएक्टिव लाइफ गुजारता है। हिज डिज़ायर टू गो बियॉन्ड लिमिट्स, और उसकी एक डिज़ायर है जिसमें वो एक लिमिटेड दुनिया में नहीं रह जाता, बल्कि इसको एक्सप्लोर करना चाहता है और आगे बढ़ना चाहता है। तो हम ये कह सकते हैं कि यूलिसीज जो है इसने अपने दोस्त के खो देने के बाद ये नज़म लिखी, और इसने मिथ को यूज़ किया ग्रीक हीरो की, और इसके जो पर्सनल ग्रीक थे इनको इसने अपने एक मैसेज के थ्रू दिखाया है, होप, करेज और परसिवरेंस का सबक दिया है। और असल में वो खुद को इनकरेज कर रहा है, और अपने रीडर को, कि हमें जो है जब भी इस तरह की कोई मायूसी वाली सिचुएशन आती है तो स्ट्राइव करनी चाहिए, तलाश करना चाहिए और आगे बढ़ जाना चाहिए, बल्कि इस तरह की सिचुएशन के सामने कभी भी
जो है मुद्दे नहीं देखने चाहिए। अच्छा जी, जॉनरा देखें यूलिसिस का जो ड्रामेटिक मोनोलॉग है अभी हमने डिस्कस भी किया है। ये एक ऐसी पोएम होती है जिसमें एक सिंगल स्पीकर होता है जो अपने फीलिंग्स और थॉट को एक्सप्रेस कर रहा होता है और लिसनर्स को सुन रहा होता है। तो पोएम यूलिसिस जो है इसमें हम देखते हैं यूलिसिस बोल रहा है, अपनी इनर रेस्टलेसनेस, डिज़ायर और फिलॉसफी ऑफ लाइफ को एक्सप्लेन कर रहा है। अपनी इसकी जो स्पीच है उसको हम इसके कैरेक्टर इमोशंस के थ्रू we understand his character emotions and through his speech we understand his character emotions and worldview। तो ये जो इसमें यूलिसिस है उसकी जो स्पीच है उसके जरिए हम अंडरस्टैंड करते हैं कि इसका किरदार कैसा है, इसकी फीलिंग्स कैसी हैं और इसका दुनिया को देखने का नज़रिया कैसा है। दूसरा अगर हम देखें जॉनरा वाइज तो नज़र नैरेटिव है। इट आल्सो हैज़ द क्वालिटी ऑफ नैरेटिव पोएम। यूलिसिस टेल्स पार्ट ऑफ हिज स्टोरी, क्योंकि वो उसमें नैरेटिव पोएम जो होती है उसमें कहानी सुनाई जाती है और यूलिसिस यहाँ पर स्टोरी सुना रहा है कि वो पास्ट में उसने जो एडवेंचर्स की थी और अब ये बता रहा है कि कभी भी विश कर रहा है कि वो सफ़र पर चला जाए। तो पोएम जो है इसकी एक स्टोरी टेलिंग टोन है और ये होमर यूलिसिस से निकाली गई है। फिलोसॉफिकल और इंस्पायरेशनल पोएम है। ये जो पोएम है ये एक्सप्रेस कर रही है डीप फिलोसॉफिकल आइडियाज़, लाइफ, डेथ और ह्यूमन पर्पस के बारे में और ये इंस्पायर करती है रीडर को कि वो भी कोशिश करें नॉलेज को, एक्सपीरियंस को सीख करने में। कोई मैटर नहीं करता आपकी एज क्या है या सिचुएशन क्या है। विक्टोरियन पोएम जो पॉइंट है इसमें देखते हैं क्या है। एज अ वर्क ऑफ द विक्टोरियन एज यूलिसिस रिफ्लेक्ट द इराज आइडियल्स ऑफ प्रोग्रेस, एक्सप्लोरेशन, करेज एंड फेथ इन ह्यूमन एफर्ट। अगर हम इसे विक्टोरियन एज के एक वर्क के तौर पर देखें तो ये उस जो टाइम पीरियड है वो जो इरा था उसमें जो प्रोग्रेस, एक्सप्लोरेशन, करेज जो फेथ था वो सब कुछ दिखाया जा रहा है इस पोएम में। यूलिसिस एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है जिसमें एलिमेंट्स हैं नैरेटिव और फिलोसॉफिकल पोएट्री के। विक्टोरियन टाइम पीरियड से बिल्कुल बिलोंग करती है। एक ऐसी फ़िल्म है जो कि नाक़ाबिल शिकस्त जो इंसानी स्पिरिट है उसको दिखा रही है। यहाँ पर अगर हम देखें तो जो है हम कुछ कैरेक्टर्स को देख लेते हैं अपने पोएम के, उसके बाद हम पोएम को स्टार्ट करेंगे। तो यूलिसिस है इसमें जो ओडेसियस है हीरो है और स्पीकर है। यूलिसिस सेंट्रल कैरेक्टर है और स्पीकर है पोएम का और ये किंग है थाका, ग्रीक हीरो है जो घर वापस आता है ट्रोजन वॉर के बाद और वो फिर बोरिंग फ़ील कर रहा है डोमेस्टिक लाइफ़ में और वो चाहता है कि फिर से वो एडवेंचर पर जाए। वो इंसानों की क्यूरोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसकी डिज़ायर ये है कि वो एक्सप्लोर करे और नई-नई चीज़ें जो है सीखे। और अगरचे उसकी उम्र जो है अब बहुत ज़्यादा है लेकिन फिर भी उसके अंदर एक एक्सप्लोरेशन की एक क्यूरोसिटी है। His speech reveals his courage, intelligence, and restless spirit. He refuses to pause to grow idle. इसकी जो स्पीच है ये रिवील करती है इसकी करेज को, इंटेलिजेंस को, एक इसकी रेस्टलेस स्पिरिट को और हम देखते हैं कि वो रिफ्यूज़ कर देता है इस बात से कि वो रुके या फिर अपनी ज़िंदगी को जो है बगैर किसी मकसद के बेकार गुजारे। उसके बाद दूसरा किरदार हमारे पास टेलीमेचिस का आता है। ये इसका अपना बेटा है। टेलीमेचिस जो है ये यूलिसिस का बेटा है जो रूल करता है थाका पर। इसके बाद यूलिसिस अपने बेटे टेलीमेचिस की तारीफ़ करता है कि वो बहुत पेशेंट है, वाइज़ है, रिस्पॉन्सिबल है और अपने फादर की तरह ये जो टेलीमेचिस है ये प्रेफर करता है ऑर्डर, पीस और ड्यूटी को एडवेंचर के ऊपर अगर हम देखें यानी कि एडवेंचर वो प्रेफर करता है। जो उसे ड्यूटी दी जाती है उसको हमेशा कोई भी काम करने में और वो सिंबलाइज़ करता है प्रैक्टिकल विज़डम को, स्टेबिलिटी को, बैलेंसिंग यूलिसिस डेयरिंग स्पिरिट। द मैरिनर्स जो हैं ये सेलर्स हैं, ये कंपेनियंस हैं जो उस शिप में सवार होते हैं। दीज़ आर द ओल्ड कंपेनियन ऑफ यूलिसिस हू सेल्ड विद हिम ड्यूरिंग हिज पास्ट एडवेंचर। ये वो माज़ी के लोग हैं जिन्होंने इसके साथ सफ़र किया था जब ये वार ऑफ ट्रॉय के लिए जा रहा था। Ulysses calls upon them to join him one last time on a new voyage। यूलिसिस उनसे कहता है कि वो इसे ज्वाइन करें एक दफ़ा फिर से एक नए सफ़र के लिए और ये लॉयल्टी, करेज और शेयर्ड एक्सपीरियंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फॉलोइंग देयर लीडर विद फेथ इवन इनटू द अननोन और ये अपने लीडर को जो है पूरे यकीन के साथ फॉलो करते हैं। पेनेलोपे के कैरेक्टर को अगर हम देखें तो यूलिसिस की वाइफ है और डायरेक्टली मेंशन नहीं की गई पोएम में लेकिन उनकी प्रेजेंस जो है यहाँ पर बताई जाती है और ये घर को, डोमेस्टिक लाइफ को, रिस्पॉन्सिबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रही हैं और यूलिसिस जो है वो विश करता है द लाइफ यूलिसिस विशेस टू लीव बिहाइंड और ये वो चीज़ें हैं जिनको जो यूलिसिस विश करता है कि वो छोड़ दे।
अच्छा जी, इन शॉर्ट अगर हम देखें तो पोएम मेनली फ़ोकस करती है यूलिसिस पर, और दूसरे जो किरदार हैं टेलीमेचीज़, मैरिनर्स और इनडायरेक्टली पेनेलोप को भी ज़िक्र किया गया। यहाँ से इन कैरेक्टर्स के थ्रू उसने हमें एक कंट्रास्ट दिखाया है ड्यूटी और एडवेंचर में, यूथ एंड एज में, स्टेबिलिटी एंड एक्सप्लोरेशन में। समरी को यूलिसिस की अगर हम देखें तो यूलिसिस जो है is spoken by Ulysses, the famous Greek hero and king of Ithaca। ये बेसिकली एक हीरो भी है और किंग ऑफ इथाका भी है। ये अपने घर वापस आता है एक बहुत लंबे एडवेंचर के बाद, ट्रोजन वॉर के बाद, और अपनी लाइफ इसे बड़ी डल और मीनिंगलेस लग रही है। और वो बेचैन है, उसे कोई मुतमईन नहीं है अपनी ज़िंदगी के साथ और जिन लोगों में वो रह रहा है। वो ओनली केयर अबाउट अटेंडिंग ड्यूटीज एंड नॉट अबाउट एडवेंचर और नॉलेज, क्योंकि वहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं उनको सिर्फ आर्म ड्यूटी से कंसर्न है। उनको कोई नहीं कि हम कोई नई चीज़ करें, कुछ एक्सप्लोर करें, कुछ नॉलेज करें, जो कि एक विक्टोरियन एज की क्वालिटी भी है। लेकिन इसके अंदर हम देख रहे हैं कि वो बता रहा है कि बाकी लोगों में वो इंटरेस्ट नहीं है। और यूलिसेस बिलीव दैट लाइफ इज़ बिल्ट फॉर एक्सप्लोरेशन डिस्कवरी, नॉट फॉर सिटिंग आइडली इन अ थ्रोन। तो ये मानता है कि ज़िंदगी जो है ये एक्सप्लोर करने के लिए बनी है, इसमें कुछ ना कुछ ढूंढते रहना चाहिए। फालतू या फारिग हमें नहीं बैठना चाहिए। वो कहता है आई कैन नॉट रेस्ट फ्रॉम ट्रैवल, मैं ट्रैवल से बिल्कुल भी उकताता नहीं हूँ, मैं नहीं उससे रेस्ट ले सकता। शोइंग हिज डिज़ायर टू कीप मूविंग फॉरवर्ड लर्निंग एंड एक्सपीरियंस न्यू थिंग इवन इन ओल्ड एज। इससे पता चलता है कि वो बूढ़ा हो चुका है लेकिन अभी भी उसके अंदर एक डिज़ायर है कि अब वो एडवेंचर्स करे, वो आगे आगे बढ़े और नई चीज़ें सीखे। वो अपने बेटा जो है टेलीमेट्री से बात करता है, जो बहुत ही वाइज है और इस काबिल है कि थाका को रिस्पॉन्सिबिलिटी से संभाल ले। यूलिसेस इसकी रिस्पेक्ट करता है और फील्स करता है कि देयर नेचर्स आर डिफरेंट। वो इसे यूलिसेस जो है रिस्पेक्ट करता है इसकी, लेकिन वो ये फील करता है कि इनके नेचर जो है डिफरेंट है। टेलीमेचिस जो है इसे पीस और ऑर्डर से प्यार है, जबकि यूलिसेस जो है इसे चैलेंज और एडवेंचर्स पसंद है। फाइनल पार्ट में पोएम के हम देखते हैं यूलिसेस जो है अपने जो पुराने साथी हैं उनको इनवाइट करता है, उनसे बात करता है, उनसे कहता है कि चले हम एक और सफ़र करते हैं समंदर में। और वो जानता है कि डेथ जो है, मौत जो है वो करीब है, बट लेकिन फिर भी वो ये चाहता है कि वो ज़िंदगी को एक पर्पस के तहत जिए और मरने तक जो है वो ज़िंदगी को एक पर्पस के तहत वो चलाता रहे। और उसकी ये लाइन बहुत मशहूर है, टू स्ट्राइव टू सीक टू फाइंड एंड नॉट टू yield। Ulysses is about a hero who refuses to give up on life, showing the human spirit, endless desire for knowledge, adventure and purpose। तो यूलिसिस बेसिकली एक ऐसा हीरो है जो ज़िंदगी में कभी भी हार नहीं मानता, बल्कि एंडलेस डिज़ायर है उसके अंदर नॉलेज को हासिल करने की, एडवेंचर करने की और पर्पस के साथ ज़िंदगी गुजारने की, इवन इन द फेस ऑफ एज एंड डेथ। हालाँकि उसकी एज इतनी ज़्यादा हो चुकी है और जो डेथ है वो हम कह सकते हैं कि उसको किसी भी टाइम आके पकड़ सकती है। अच्छा जी, अगर हम आगे थीम्स को देखें तो इसमें पहला थीम है एडवेंचर एंड एक्सप्लोरेशन का। द स्ट्रॉन्गेस्ट थीम इन द पोएम इज़ द लव ऑफ एडवेंचर। इसमें एडवेंचर का थीम आता है, महम का। और यूलिसिस रिफ्यूज़ेस टू सिट आइडली, ही वांट्स टू कीप एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड इवन इन हिज ओल्ड एज। यूलिसिस बैठने से इनकार करता है और वो ये चाहता है कि वो बुढ़ापे में भी कुछ ना कुछ एक्सप्लोर करे। ये इंसान की डिज़ायर को शो करवाता है, तो जो कि नई एक्सपीरियंस देखता रहता है और कभी भी उनसे थकता नहीं है और कभी भी उनसे रुकता नहीं है और हमेशा आगे बढ़ना चाहता है। तो पहला थीम इसमें एडवेंचर का और एक्सप्लोरेशन का नज़र आता है, जो कि यूलिसिस के करैक्टर से ही हमें पता चलता है। पैसेज ऑफ टाइम और रीजनिंग को इसमें दिखाया गया। जो दूसरा थीम है वो बूढ़ा हो चुका है और उसे चाहिए कि अब जिस तरह से ओल्ड एज में अक्सर लोग क्या करते हैं कि वो रेस्ट करते हैं, लेकिन वो रिजेक्ट करता है कि एज कोई लिमिट नहीं है। इंस्टेड कि वो मौत का इंतज़ार करे इस एज में बैठ के, वो अपनी ज़िंदगी हर एक मोमेंट को जो है एंजॉय करना चाहता है, उससे फ़ायदा उठाना चाहता है। और पोएम हमें ये सिखाती है कि बिलाशुबा जो बूढ़े लोग हैं उन्हें हिम्मत नहीं हारना चाहिए और अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए कुछ ना कुछ स्ट्रगल करनी चाहिए। द इनडोमिटेबल जो ह्यूमन स्पिरिट है, नाकाबिल शिकस्त ह्यूमन स्पिरिट दिखाया गया। द पोएम सेलिब्रेट करेज, डिटर्मिनेशन एंड स्ट्रेंथ ऑफ विल। इस पोएम में अगर हम देखें तो तीन चीज़ों को सेलिब्रेट किया गया, करेज को, डिटर्मिनेशन को, पक्के इरादे को और स्ट्रेंथ ऑफ विल को। यूलिसिस बिलीव करता है कि लाइफ की मीनिंग जो है वो कोशिश, ज़िंदगी का मकसद क्या है, वो कोशिश करना और तलाश करना, ना कि सुकून करना और रेस्ट करना। इसकी फेमस लाइन है, टू स्ट्राइव टू सीक टू फाइंड एंड नॉट टू यील्ड, शो हिज थीम परफेक्टली। ड्यूटी वर्सेस डिजायर। यूलिसिस जो है वो इस वक्त बटा पड़ा है, उसकी ड्यूटीज हैं एज अ किंग और इसकी पर्सनल डिज़ायर है एज एन एडवेंचर। इसका जो बेटा टेलीमेचीज़ है वो ड्यूटीज़ और ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है। यूलिसिस फ्रीडम चाहता है, क्यूरोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। ये कंट्रास्ट इन दोनों में पाया जाता है।
शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर अगर पेपर में पूछा जाए कि बाप और बेटे में क्या चीज़ जो कंट्रास्टिंग थी, तो आप ये उसमें बता सकते हैं कि बेटा जो है वो ड्यूटी और ऑर्डर को जो है रिप्रेजेंट करता है, वो पीस को या कंफर्ट को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन जो यूलिसिस है उसमें एक फ्रीडम, क्यूरोसिटी और ना ख़त्म होने वाली डिज़ायर है। ठीक है, उसमें डिज़ायर फॉर एडवेंचर है। सर्च फॉर नॉलेज एंड मीनिंग। यूलिसी ये बिलीव करता है यूलिसिस के जो असल ज़िंदगी है इसका मकसद सीखना है, नई चीज़ें ढूँढना है, डिस्कवर करना है, दरियाफ़्त करना है, और वो कांस्टेंट उसके अंदर डिज़ायर होती है कि वो नॉलेज हासिल करे, और वो रिफ्लेक्ट करता है विक्टोरियन स्पिरिट ऑफ प्रोग्रेस को, जिनमें विक्टोरियंस में एक स्पिरिट ऑफ प्रोग्रेस था। ये किस चीज़ की प्रोग्रेस? यानी कि आगे बढ़ने की, और आगे किन चीज़ों में बढ़ने की? एक्सप्लोरेशन में, क्वेश्चन में, अंडरस्टैंड मोर अबाउट द वर्ल्ड। तो इसकी जो यहाँ पर हमें ये जो पोएम है इसके ज़रिए वो अपनी डिज़ायर दिखा रहा है नॉलेज हासिल करने की, और विक्टोरियन स्पिरिट को दिखा रहा है कि विक्टोरियन जो थे उनमें कितनी ज़्यादा जो थी एक चीज़ की ख्वाहिश थी कि वो दुनिया को एक्सप्लोर करें, चीज़ों पे सवाल करें, और ये सारी चीज़ें हमें इस किरदार में नज़र आ रही हैं। तो आप इसको इस लिहाज से भी देख सकते हैं कि विक्टोरियन जो एलिमेंट्स हैं वो कौन-कौन से हैं। डेथ और इमॉर्टैलिटी की बात करें, यूलिसिस एक्सेप्ट करता है कि डेथ करीब है, और लेकिन वो इसको रिफ्यूज़ नहीं करता। वो विश करता है कि वो मर जाए व्हाइल डूइंग समथिंग मीनिंगफुल, लेकिन वो चाहता है कि वो मरे तो कुछ मानी खेज करके मरे, और ऐसे पर्पसलेस ज़िंदगी के साथ ना मरे। शोइंग अ बिलीव दैट वन कैन अचीव इमॉर्टैलिटी थ्रू एक्शन एंड करेज। वो ये बताना चाहता है कि अगर वो पर्सन अच्छा काम करता है तो वो उसका काम जो है वो उसे इमॉर्टल कर देता है। मेन थीम देखें यूलिसिस का, तो एडवेंचर है जो हमने देखी है। यूलिसिस के अंदर एक डिज़ायर है कि वो एडवेंचर करे, वो डोमेस्टिक ड्यूटीज़ जो हैं वो नहीं करना चाहता जो कि उसकी वाइफ कर रही है, और वो चाहता है कि वो ज़िंदगी में एक्सप्लोर करे। एजिंग का थीम है क्योंकि वो बूढ़ा हो चुका है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं वो बता रहा है कि एज जो है ये कोई लिमिटेशन नहीं है उसके लिए, बल्कि वो एज को इग्नोर करता है और ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहता है। उसके अलावा हम इसमें डिटर्मिनेशन देख रहे हैं कि उसमें बड़ा पक्का इरादा है, और वो ये जानता है कि उसका जो बेटा है वो ज़रा सुस्त है, या वो ज़रा जो है ड्यूटीज़ के साथ अटैच है यहाँ पर इथाका की, तो वो ये कर सकता है, लेकिन वो जो है एक्सप्लोरेशन ही कर सकता है। तो अपने काम को लेकर उसमें डिटर्मिनेशन है, और वो उसको जो है कंटिन्यू रखना चाहता है। ड्यूटी वर्सेस डिज़ायर, एक तरफ उसकी ड्यूटी है, दूसरी तरफ उसकी डिज़ायर्स हैं, और ये हर इंसान में ही होता है कि एक तरफ उसकी कुछ जो हैं ड्यूटीज़ होती हैं, दूसरी तरफ उसकी डिज़ायर्स होती हैं, और ये डायलेमा, ये कॉन्फ्लिक्ट हर एक को फेस करना पड़ता है। सर्च फॉर नॉलेज, ये हम कह सकते हैं इसमें थीम है सर्च फॉर नॉलेज, कि वो दिन ब दिन जो है चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहता है। इवन जो उसके साथ मैरिनर्स हैं वो भी तैयार हैं एक्सप्लोरेशन के लिए, करेज इन द फेस ऑफ डेथ। और हम देखते हैं कि मौत का जो टाइम है या उसका जो एंड पीरियड है उसमें वो किस कदर हौसला जो है उसको बनाए हुए अपनी ज़िंदगी को गुजार रहा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस पोएम। सो अगर आपको ये पोएम पसंद आई हो तो इस पोएम को लाइक कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में मुझे अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़।